अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, मतलब व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर हम सिल्क रूट की स्टोरी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धिज्म जो है कैसे फैला। इसके अलावा जो है हम नालंदा के बारे में जानेंगे जो कि एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो इस चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ जानने के लिए है। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, मतलब चलिए व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में जो है हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ या थालियाँ जो हैं वह सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइट पर मिले हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इन जगहों पर जो है ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा माना जाता है कि जहां ये बर्तन बनते थे वहां से जो है व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह बेचते थे। साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड, स्पाइसेज, स्पेशली पेपर और प्रीशियस स्टोन्स जो हैं, मतलब सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती जो पत्थरें थी उसके लिए प्रसिद्ध था। पेपर मतलब कि काली मिर्च, उसकी जो है रोमन एम्पायर में इतनी मांग थी कि इसे जो है ब्लैक गोल्ड मतलब कि काले सोने के नाम से बुलाते थे। ट्रेडर्स जो हैं इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से जो है रोम पहुंचाते थे। साउथ इंडिया में जो है ऐसे अनेक जो है रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों जो है रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। इसके लिए जो है ट्रेडर्स ने कई समुद्री रास्ते जो है खोज निकाले। इनमें से कुछ जो हैं वो समुद्र के किनारे चलते थे, जबकि कुछ जो हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जो है पार करते थे। और कई बार तो जो है सेलर मानसून विंड का जो है फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। इसलिए अगर वे चाहते थे कि ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से जो है सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुँचें तो वे जो है साउथ वेस्ट मानसून के साथ जो है चलना पसंद करते थे। और इन लंबी यात्राओं के लिए जो है मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। चलिए अब हम कोस्ट के आसपास के न्यू किंगडम को देखते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट के साउदर्न हाफ में जो है बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और इनमें जो है बहुत सारे हिल, प्लेट्यू और रिवर वैलीज हैं। और इनमें जो है अगर हम रिवर वैली की बात करें तो कावेरी जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। और यही कारण है कि जो भी चीफ और किंग जो है रिवर वैली और कोस्ट को जो है कंट्रोल करते थे वे धीरे धीरे रिच और पावरफुल हो जाते थे, मतलब अमीर और शक्तिशाली हो जाते थे। संगम कविताओं में जो है मुएंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है 3 चीफ, और इसका यूज जो है वह 3 रूलिंग फैमिली के हेड के लिए किया जाता है। ये रूलिंग फैमिलीज थे चोलाज, चेराज और पांड्याज, जो आज से करीब 2300 साल पहले जो है साउथ इंडिया में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों ही चीफ के जो है 2 सेंटर ऑफ पावर थे। इनमें से एक जो है अंदरूनी हिस्सा होता था और दूसरा जो है वो कोस्ट होता था। इस तरह 6 सेंटर ऑफ पावर थे और इनमें से जो है 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इनमें से एक था पूहर और कावेरीपट्टनम जो कि चोलाज का पोर्ट था, और दूसरा था द कैपिटल ऑफ पांड्याज
जो कि मदुरई था। ये जो चीफ होते थे ये रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, बल्कि इसके बदले जो है वे लोगों से डिमांड करते थे कि वे जो है उन्हें गिफ्ट दें। कभी कभी तो ये जो है सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से जो है ट्रिब्यूट वसूल करते थे। इनमें से जो है कुछ धन मतलब कि वेल्थ जो है अपने पास रख लेते थे और बाकी के जो है अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। बहुत सारे कवि जिनका भी कंपोजिशन जो है संगम कलेक्शन में प्राप्त हुआ है, उन्होंने जो है बहुत सारे पोएम को कंपोज किया था चीफ के प्रेज में, मतलब कि प्रशंसा में, जो उन्हें अक्सर प्रीसियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट और फाइन क्लॉथ मतलब कीमती जेवरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो चीफ थे वे काफ़ी अच्छे होते थे। इसके लगभग 200 साल बाद जो है एक डायनेस्टी जिसका नाम सातवाहनास था, वो जो है पावरफुल बनी वेस्टर्न इंडिया में। और इस सातवाहनास का जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इसके बारे में जो है हमें इसकी माता गौतमी बाला श्री द्वारा दिए गए इंस्क्रिप्शन से जो है पता चलता है। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी और दूसरे सातवाहना रूलर को जो है लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहा जाता था। दक्षिण पथ का मतलब था दक्षिण की ओर, मतलब कि साउथ की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे साउदर्न रीजन के लिए जो है यही नाम प्रचलित था। और सतकर्णी ने जो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट पर जो है अपनी सेनाएं भेजी। तो ये तो हमने कोस्ट के पास नए किंगडम के बारे में जाना। अब हम सिल्क रूट की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो कीमती, चमकीले रंग और स्मूथनेस की वजह से जो है सिल्क के कपड़े अधिकांश समाज में जो है बहुमूल्य माने जाते हैं। हालांकि सिल्क का कपड़ा जो है तैयार करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए सबसे पहले जो है वो सिल्क वॉर्म के कुकून से जो है रॉ सिल्क निकालना होता है। फिर जो है इससे धागा बनता है और फिर जाके उससे कपड़ा बन जाता है। ये जो सिल्क है इसका आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को जो है उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चाइना से जो है पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग जो है दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ जो है सिल्क के कपड़े भी ले जाते थे। ये लोग जो हैं जिस रास्ते से अपनी यात्रा जो है करते थे वही जो है आज सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी तो ये जो चाइनीज रूलर होते थे ये ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर को जो है उपहार के तौर पर सिल्क के कपड़े भेजते थे। यहीं से जो है सिल्क के बारे में जो जानकारी है वो और भी वेस्ट की ओर फैल गई। इसी कारण जो है करीब 2000 साल पहले जो है रोम के जो रूलर थे और धनी लोग थे उनके बीच जो है सिल्क के कपड़े पहनना एक फैशन सा बन गया। हालांकि यह जो है काफ़ी महंगा होता था क्योंकि चाइना से जो है इसे लाने में बहुत ही खतरनाक पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर इसे जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास जो लोग रहते थे वे ट्रेडर से जो है इधर से पास करने के भी पैसे मांगते थे। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें सिल्क रूट और उसके जो ब्रांचेज हैं उसको दिखाया गया है। कुछ किंग जो हैं इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर ट्रैवल कर रहे व्यापारियों को, मतलब ट्रेडर को जो है उन्हें टैक्स, ट्रिब्यूट और गिफ्ट के जरिए जो है लाभ मिलता था। इसके बदले ये किंग जो है इन ट्रेडर को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के अटैक से जो है प्रोटेक्शन देते थे।
सिल्क रूट पर कंट्रोल रखने वाले रूलर्स में जो है सबसे प्रसिद्ध कुशानस थे, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले जो है सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर जो है रूल किया था। इनके दो मेजर सेंटर ऑफ पावर जो है वो पेशावर और मथुरा थे। इसके अलावा तक्षशिला जो है वो भी जो है इनके ही राज्य का हिस्सा था। इन्हीं के शासन काल में सिल्क रूट की जो है एक ब्रांच सेंट्रल एशिया से होकर इंदस रवि के मुहाने के सी पोर्ट तक जाती थी। फिर जो है यहाँ से जहाज़ों द्वारा सिल्क को जो है वेस्ट की ओर रोमन अंपायर तक पहुँचाया जाता था। इन सब के अलावा इस सब कॉन्टिनेंट में जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला जो रूलर था वो कुशानस थे, और सिल्क रूट पर जो है यात्रा करने वाले जो ट्रेडर थे इनका उपयोग किया करते थे। तो ये तो हमने सिल्क रूट के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म जो है वो कैसे फैला। तो कुषाणों में जो है सबसे फेमस राजा कनिष्क था, जिसने करीब 1900 मतलब 1900 साल पहले जो है शासन किया। उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर स्कॉलर जो हैं वो मिलते थे और इम्पोर्टेंट मैटर पर जो है डिस्कस किया करते थे। इन सब के बारे में जो है हमें अश्वघोष के द्वारा पता चलता है, जो कि एक पोएट थे और जिन्होंने जो है बुद्धा पर एक बायोग्राफी जो है कंपोज की थी, जिसका नाम था बुद्ध चरिता। इसके अलावा जो है वे इनके कोर्ट में रहते थे। अभी के समय में जो है अश्वघोष और दूसरे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे अब संस्कृत में लिखने लगे थे। इसी समय बुद्धिज्म का जो है एक नया फॉर्म, जिसे महायाना बुद्धिज्म कहते हैं, डेवलप हुआ। इसकी जो है दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले जहां बुद्धा के प्रेजेंस को जो है कुछ साइन के थ्रू स्कल्पचर में दिखाया जाता था, जैसे कि उनके इनलाइटमेंट को जो है पीपल ट्री के स्कल्पचर से दिखाया जाता था, पर अब जो है बुद्धा का डायरेक्ट स्टैचू बनने लगा। तो हम पहली विशेषता तो ये साफ साफ समझ सकते हैं कि पहले जहां संकेतों के थ्रू स्कल्पचर में दिखाया जाता था, अब जो है डायरेक्ट बुद्धा का स्कल्पचर बनने लगा। इनमें से जो अधिकांश थे वे मथुरा में, इसके अलावा कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। अगर दूसरे चेंज की बात करें तो वो था बोधिसत्वा के बिलीफ को लेकर। ये बोधिसत्वा जो हैं वे लोग होते थे जिन्होंने इनलाइटमेंट अटेन कर लिया था। एक बार इनलाइटमेंट अटेन करने के बाद जो है वे अलग रहकर मेडिटेशन मतलब कि साधना जो है कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय जो है वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए वर्ल्ड में ही मतलब कि विश्व में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे जो है बोधिसत्वास की जो पूजा है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई और सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में जो है फैल गई। इसके अलावा जो है बुद्धिज्म धर्म वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी फैला, जहाँ पर मॉन्क को रहने के लिए पहाड़ों में बहुत सारे गुफाएं जो है खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं जो हैं वो किंग और क्वीन के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ जो हैं वो मर्चेंट और फार्मर्स के द्वारा बनाई गई। इनमें से जो ज़्यादातर गुफाएं हैं वो वेस्टर्न घाट के पासेस के पास बनाई गई थी, और वे जो है यहाँ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि दक्कन के शहरों और कोस्ट के जो समृद्ध पोर्ट हैं उनको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वे भी इन्हीं पासेस से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि ट्रैवल करने वाले जो व्यापारी थे मतलब कि जो ट्रेडर थे, इन्हीं गुफाओं वाले मठों में मतलब कि मोनास्ट्रीज में जो है विश्राम के लिए रुकते थे। तो ये जो मोनास्ट्रीज थे इनके लिए भी बहुत ही काम आते थे। वहीं बुद्धिज्म धर्म जो है वो साउथ ईस्ट की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित साउथ ईस्ट के अन्य भागों में भी फैला। इन्हीं एरिया में जो ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज्म का, जिसे थेरावादा बुद्धिज्म कहते हैं, वो प्रचलित था।
तो ये तो हमने बुद्धिज्म धर्म के बारे में जाना। अब हमारा अगला टॉपिक है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, मतलब तीर्थयात्रियों की जो जिज्ञासा थी। तो ये जो ट्रेडर होते थे ये काफिलों में और जहाजों में जो है दूर दूर जाया करते थे, और बहुत सारे पिलग्रिम्स मतलब कि तीर्थयात्री जो है वे भी इनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये जो पिलग्रिम्स थे मतलब कि तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो वर्शिप के लिए मतलब कि पूजा पाठ के लिए जो है पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जिसका नाम था फा सिएन, वो जो है काफी प्रसिद्ध है। वह जो है करीब 1600 साल पहले आया। इसके अलावा भारत की यात्रा पर जो है जुआन जैंग लगभग 1400 साल पहले आया, और आई किंग लगभग उसके 50 साल बाद आया। ये सब जो है वो बुद्धा के जीवन से जुड़ी जगहों और फेमस मोनास्ट्रीज को जो है देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से जो है प्रत्येक तीर्थयात्री मतलब कि पिलग्रिम्स ने जो है अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने जो है इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है, जिसमें कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को जो है उन्होंने देखा, उन्होंने जो है उनके बारे में लिखा। इसके अलावा उन्होंने जो है उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें जो है वे अपने साथ ले गए थे। जुआन जैंग जिसने जो है लैंड रूट से नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से होकर चाइना वापस लौटा था, उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को जो है इकट्ठा किया, और इन्हें जो है वो लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इसमें से जो है 50 मैन्युस्क्रिप्ट उस समय खो गई जब इंदस नदी को पार करते हुए जो है उसकी नाव पलट गई थी। पर अपने जीवन के बाकी हिस्सों में जो है उसने बची हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको संस्कृत से चाइनीज अनुवाद करने में लगा दिया, मतलब संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट किया। तो ये तो हमने पिलग्रिम्स के बारे में जाना। अब हम नालंदा के बारे में जानेंगे, जो कि एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। तो जुआन जैंग और जो दूसरे पिलग्रिम्स थे वे जो हैं उस समय के सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में जो है स्टडी किया। उसने नालंदा के बारे में जो है इस प्रकार लिखा है। उसने लिखा कि यहाँ के जो टीचर्स होते थे वे एबिलिटी और टैलेंट में सबसे आगे हैं। वे जो हैं बुद्धा के टीचिंग का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मोनास्ट्री के जो नियम हैं वे काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें जो है सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन जो है डिस्कशन चलती है, और यहाँ पर जो यंग और ओल्ड पीपुल हैं वे दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। अलग अलग शहरों से जो है विद्वान लोग अपनी डाउट को जो है दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नए आने वाले जो लोग थे उनसे जो गेटकीपर होते थे वे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछते थे, और उन्हें जो है अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे गेटकीपर को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से जो है 7-8 लगभग जो है सही उत्तर नहीं दे पाते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि जो गेटकीपर है वो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछता था। तो ये तो हमने नालंदा के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि भक्ति की शुरुआत जो है कैसे हुई। इन्हीं दिनों जो है देवी देवताओं की पूजा का जो चलन है वो शुरू हुआ, और बाद में हिंदू धर्म की जो है यह मेन पहचान बन गया। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा जो है वो भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। यह भक्ति जो है एक आइडिया था जो उस समय जो है काफ़ी लोकप्रिय परंपरा
हो गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा थी उसको ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का जो पाथ है वो सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति के हो या नीची जाति के, स्त्री हो या पुरुष। ये जो आइडिया है भक्ति का, इसकी चर्चा जो है वो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में भी की गई है। भागवत गीता जो है वह महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र जो अर्जुन थे उनको सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही जो है अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह जो रूप है यह धीरे धीरे देश के अलग अलग भागों में फैलने लगा। जिन लोगों ने भी भक्ति मार्ग को अपनाया उन्होंने जो है एलाबोरेट सेक्रीफाइस की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और इंडिविजुअल वर्शिप मतलब कि व्यक्तिगत पूजा पर जो है जोर दिया। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर जो है हम अपने चूजेन जो देवी देवता हैं उनकी सच्ची मन से पूजा करें तो वे जो है उसी रूप में हमें दर्शन देंगे जिसमें जो है भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए जो चूजन देवी देवता हैं वे जो है मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर लायन मतलब कि शेर, या फिर पेड़, या फिर अन्य किसी भी रूप में हो सकते थे। जैसे जैसे जो है ये आइडिया समाज में जो है एक्सेप्टेंस मिलने लगी, उसी तरह जो है आर्टिस्ट ने देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने लगे। अब जो है देवी देवताओं का जो है विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही जो है इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन्हीं स्थानों को जो है आज हम मंदिर कहते हैं। इसके अलावा भक्ति परंपरा ने जो है स्कल्पचर, पोइट्री और आर्किटेक्चर के माध्यम से भी जो है इंस्पायर किया। तो ये तो हमने देखा कि भक्ति की शुरुआत जो है कैसे हुई। अगर हम भक्ति जो है उसके वर्ड की बात करें तो वह जो है भज शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। इसका अर्थ ये है कि भक्ति जो है वो भगवान और भक्त के बीच जो है परस्पर एक इंटीमेट संबंध है। भक्ति जो है वो भगवत या फिर भगवान के प्रति जो है झुकाव है। भगवत का जो है एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य या फिर सुख को जो है भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या फिर भागवत जो है अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होते हैं। तो ये तो हमने भक्ति वर्ड के मतलब को जाना। वहीं अगर हम हिंदू वर्ड की बात करें तो हिंदू जो है वो इंडिया शब्द की ही तरह इंदस से निकला है। ये शब्द जो है अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के ईस्ट में मतलब कि इंदस नदी के ईस्ट में रहते थे, और यही शब्द जो है उनके रिलीजियस बिलीफ और कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी दर्शाता था। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन जाने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे जो कि एनसीईआरटी के लास्ट में दिया जाता है। तो आज हम क्रिश्चियनिटी के बारे में जानेंगे। तो लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी जो है वो वेस्ट एशिया में इमर्ज हुआ था, और जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो बेथलेहम में हुआ, जो कि उस समय जो है रोमन एम्पायर का हिस्सा था। उनका टीचिंग ये था कि वे जो है इस दुनिया के सेवियर हैं। उन्होंने जो है दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति जो है दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में जो है जीसस क्राइस्ट के उपदेश की बातें लिखी हैं। अगर हम उसके कुछ अंश की बात करें तो उसमें लिखा है कि धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें जो है दया मिलेगी। धन्य हैं वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं,
वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जीसस क्राइस्ट के ये जो उपदेश थे ये साधारण लोगों को जो है बहुत पसंद आए और धीरे धीरे जो है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जो है फैल गए। जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के 100 साल के अंदर ही जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर पहले क्रिश्चियन धर्म प्रचारक वेस्ट एशिया से आए। वहीं अगर हम केरला की बात करें तो जो क्रिश्चियन केरला के हैं उन्हें सीरियन क्रिश्चियन भी कहा जाता है, क्योंकि संभवतः जो है वे वेस्ट एशिया से यहाँ आए थे और वे जो है विश्व के सबसे पुराने क्रिश्चियंस में से एक है। तो ये तो हमने क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था सिल्क बनाने की कला का खोज, जो कि लगभग 7000 साल पहले हुआ था। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था चोलाज, चेराज और पांड्याज, जो कि लगभग 2300 साल पहले थे। अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था रोमन एम्पायर में सिल्क की बढ़ती मांग, जो कि लगभग 2000 साल पहले हुआ था। अगर हम चौथे डेट की बात करें तो वो था कनिष्क, जो कि कुषाण का रूलर था और वो लगभग 1900 साल पहले था। वहीं अगर हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था फाजियान का इंडिया आना, जो कि लगभग 1600 साल पहले हुआ था। और अगर लास्ट और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था जुआन जैंग का भारत आना और अप्पार द्वारा जो है शिव भगवान की प्रशंसा में बहुत सारे डिवोशनल पोएम को कंपोज करना, जो कि लगभग 1400 साल पहले हुआ था। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।